Hello, hello and most welcome to all of you, my dear friends. Today I am going to discuss with you about the remaining parts of types of matrix. Clear guys? कल हम लोगों ने क्या देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में? कल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जितना भी डेफिनेशन देखा था वो किसके आधार पर था बेटा? अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कलम, या तो नंबर ऑफ रो के आधार पर या नंबर ऑफ कलम के आधार पर या दोनों के आधार पर हम लोगों ने कल क्या किया था, डिस्कस किया था। किसके लिए? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए डिस्कस किया था। आइए एक बार रिकेप कर लेते हैं कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा क्या? m बाई n। अच्छा एक बार मुझे बताइए कि m किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बार फिर से बोलो। नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो ऑर्डर में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कलम, यानी कि पहला वाला क्या बताएगा मुझे? नंबर ऑफ रो बताएगा, और उसी प्रकार से n मुझे क्या बताएगा? नंबर ऑफ कलम को बताएगा। तो कल हमने जितना भी डेफिनेशन देखा था गाइस, वो किसके आधार पर था? या तो नंबर ऑफ रो के आधार पर था, या नहीं तो फिर नंबर ऑफ कलम के आधार पर था, या नहीं तो फिर इन दोनों के बीच इंटरलिंक के बीच में था। नहीं तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। कल हम लोगों ने क्या देखा था? इस टाइप से कुछ देखा था बेटा कि कल को अगर m का वैल्यू 1 हो जाए या n का वैल्यू 1 हो जाए, हो सकता था तीसरा पोजीशन क्या होता कि m ग्रेटर देन n होता, चौथा क्या हो सकता था बेटा? m लेस देन n हो सकता था, और लास्ट जो हमने देखा था m इज इक्वल टू n। देखिए ध्यान से, अगर m का वैल्यू 1 है, क्या बोला मैंने कि m का वैल्यू 1 है, मतलब किसका वैल्यू 1 है बेटा? रो की संख्या 1 हो गया। अगर रो की संख्या 1 हो गया तो इसी मैट्रिक्स को क्या एक पिक्चर ऐसे नहीं दिखा सकते थे क्या? इसमें कितना रो हो सकता है? एक ही रो। कलम जितना भी हो जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रो की संख्या कितना होगा? जिसका ऑर्डर हो सकता था 1 क्रॉस एनीथिंग। ठीक है, चलिए कल को अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तो उसका पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें एक ही कलम हो सकता है। अगर कल रो की संख्या m मतलब क्या बेटा? रो की संख्या ज्यादा हो जाए, किससे? n मतलब बोले तो कलर की संख्या से, तो उसका पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा कल को अगर m का वैल्यू छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए? कलम से, मतलब कलम की संख्या से, तो उसका पिक्चर कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा इसका पिक्चर। क्लियर? और एक सिचुएशन ये भी हो सकता था कि रो की संख्या किसके बराबर हो जाता बेटा? कलम की संख्या के बराबर। तो जितनी रो उतनी कलम। आई, इसका नाम क्या था? रो मैट्रिक्स। इसका क्या नाम था बेटा? कलम मैट्रिक्स। देखो ना, इसमें एक ही रो, इसका नाम रो मैट्रिक्स, एक ही कलम, इसका नाम कलम मैट्रिक्स। अच्छा अब दो नाम मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, एक का नाम वर्टिकल और एक का नाम हॉरिजॉन्टल। क्या नाम सूट करता है किसके लिए? इसके लिए कौन सा नाम डालूं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? आप खुद देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ा लग रहा है कि वर्टिकल लाइन बड़ा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वर्टिकल लाइन, इसीलिए इसका नाम होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। उसी प्रकार से यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ा लग रहा है कि वर्टिकल लाइन बड़ा लग रहा है प्यारे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जितनी बड़ी हॉरिजॉन्टल उतनी बड़ी वर्टिकल। क्लियर? आइए अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं। अगर मैं किसी दिन पूछता कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा कि ये मैट्रिक्स मतलब हर बार यही बोलते हैं। देखो एक होता है ढड्ढर भरने वाला थ्योरी, ठीक है ना, कि कॉपी को आप भर लो, जितनी लंबी चौड़ी भर लो, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप सीधा दिमाग पे शिफ्ट करो। रो मैट्रिक्स मतलब किस मैट्रिक्स को बोलोगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या m बोले तो रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या कितना बेटा? 1। मतलब अगर कोई a बराबर स्मॉल a आई जे, और यहाँ इसका ऑर्डर में लिख दूँ m बाई n इजकल। अब देखो मैथमेटिकल परिभाषा क्या हो रहा है, इसी मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा इजकल। मतलब कहा जाता है क्या? रो मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है बेटा? रो मैट्रिक्स इफ। क्योंकि मैंने बोला कि ये सब जितना भी है किसके आधार पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कलम के आधार पर। तो इसका क्या कंडीशन होना चाहिए कि m का वैल्यू 1 होना चाहिए, बस यही बात है। उसी प्रकार से कलम मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n इज कॉल्ड कलम मैट्रिक्स इफ n बराबर 1। ये मैट्रिक्स तीसरा के लिए परिभाषा देखो बेटा, ऐसा ही लिखते हैं, इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ कंडीशन क्या है इन दोनों में कि m का वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कलम होना चाहिए। अच्छा
कल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का परिभाषा लिखता तो क्या बोलता, इसी प्रकार से इतना लिखते हैं इज इक्वल्ड, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ कंडीशन यहाँ लिख देते हैं कि m शुड बी लेस देन किससे, n से, मतलब रो की संख्या कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, रो कलम की संख्या से। अच्छा, इसी मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n होता। तो इस आधार पर हमने कल 5 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था, जो किसके आधार पर था बेटा, या तो नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कलम के आधार पर था। अब आगे सबका माई बाप कौन है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे की कहानी किसके नाम चलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से चलेगी। तो आइए, ये सब तो हमने कल देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो की संख्या किसके बराबर हो जाए बेटा, कलम की संख्या के बराबर हो जाए। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले उसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैंने कल क्या बोला था कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की संख्या किसके बराबर होती है, कलम की संख्या के बराबर होती है। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि 5, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 ऑर्डर का ले रहा हूं बेटा, कितने ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का ले रहा हूं। इसका मतलब समझ गए ना कि जितनी रो उतनी कलम, तो इसका मतलब उसमें 5 रो होगी और 5 कलमें होंगी। ठीक है सर, चलिए, या छोड़िए 4 ऑर्डर की बात करता हूँ जिसमें 4 रो होगी या 4 कलमें होंगी। देखिए A11, A12, इसका नाम A13, इसका नाम A12, इसका नाम बेटा A21, A22, A23, A24। ये सब जानते हैं ना, क्या बताता है, पोजीशन कि सेकेंड और फोर्थ कलम का एलिमेंट। ये क्या बेटा, सेकेंड और थर्ड कलम का एलिमेंट। अब आइए तीसरा रो में, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो सेकेंड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम, थर्ड रो फोर्थ कलम, लास्ट रो फोर्थ रो फर्स्ट कलम, फोर्थ रो सेकेंड कलम, फोर्थ रो थर्ड कलम, फोर्थ रो फोर्थ कलम। आइए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ 4 रो है और 4 कलमें हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रो है उतनी ही नंबर ऑफ कलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है देखने वाली बात, आप गौर करें, इसमें सिर्फ 3 प्रकार का एलिमेंट है बेटा। कितने प्रकार का एलिमेंट है, 3 प्रकार का। अगर इस बात को अगर आप पकड़ लिए तो आगे जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से देखते रहिए कि इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं। इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ 3 प्रकार का एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, पोजीशन के आधार पर बेटा। कल हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कलम के आधार पर। अब हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, पोजीशन के नाम पर। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्या बोलोगे, एक ऐसा एलिमेंट है, तो एलिमेंट का नाम होता है स्मॉल ए आई जे। मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को कोड भाषा में क्या लिखते हैं, स्मॉल ए आई जे। सारे एलिमेंट का नाम क्या है, स्मॉल ए आई जे। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैं क्या देख रहा हूं कि आई का वैल्यू जे के बराबर है। क्या 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 मैंने समझा नहीं, ए आई जे में आप बोलना चाहते हो कि आई का वैल्यू जे के बराबर है। हाँ बिल्कुल, देखो आई का वैल्यू कितना, 1, जे का वैल्यू कितना, 1। ओह माय गुडनेस, इसका मतलब सर यहाँ आई का वैल्यू दो तो जे का भी वैल्यू दो, आई का वैल्यू 3 तो जे का वैल्यू भी 3 है, यहाँ पर आई का वैल्यू 4 और जे का वैल्यू भी 4 है। अच्छा समझ गए सर। तो चल तो लिखोगे यहाँ पर वेयर, जहाँ पर आई का वैल्यू किसके बराबर है, जे के बराबर। और जब ये कंडीशन हो जाए तो इसी का नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम होता है बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना, इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसमें आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। अच्छा, अब गौर से देखिए, इसके आधार पर आप देखोगे, प्रिंसिपल डायगोनल के आधार पर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक इसके ऊपर वाले पार्ट में और एक इसके नीचे वाले पार्ट में। जितना एलिमेंट इसके ऊपर है उतना एलिमेंट इसके नीचे है। इसका मतलब अपर ट्रायंगल ये है और ये लोअर ट्रायंगल है। अपर मतलब ऊपर वाले भाग में और लोअर मतलब नीचे वाले भाग में। कितना ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो, ऊपर वाले एलिमेंट को भी कल को ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसमें ऐसा एलिमेंट है ए आई जे, बोल दूँ क्या, हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे यहाँ पर वेयर बोले थे, यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको वेयर। इसमें कैसा एलिमेंट है,
जहां पर देखो आई का वैल्यू क्या जे के बराबर है नहीं, तो फिर क्या दिखा, आई का वैल्यू जे से कम दिखा। अच्छा, मतलब यहाँ भी आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 3, मतलब आई का वैल्यू जे से कम है। हाँ बिल्कुल, कहीं भी अगर आप देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में, यहाँ पर आप बोलोगे आई का वैल्यू जे से कम है, मतलब आई इज लेस देन जे। मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में ऐसा एलिमेंट है जहां पर आई का वैल्यू जे से क्या बेटा छोटा है। अच्छा सर, तुम्हें ये भी बोल सकता हूँ, हाँ बोलना, जो बोलना चाहते बोल ले। इस सबका भी नाम एलिमेंट में ए आई जे लिख दूँ, हाँ लिख दो, लेकिन फिर से वही कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर के बाद आप देखो आई जे में क्या लिंक है। आई का वैल्यू क्या बेटा जे से बड़ा है, आई का वैल्यू कितना है 2, जे का वैल्यू 1, क्या 2 1 से बड़ा है कि नहीं है, कहीं भी देख लो, A32 में देखो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, मतलब आई का वैल्यू जे से क्या बेटा बड़ा है, तो आई इज ग्रेटर देन जे। बस अब आगे की सारी कहानी इसी के आधार पर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, किसके आधार पर, पोजीशन के आधार पर। आप क्या देखोगे बीचों में कौन सा एलिमेंट है, तो ऐसा एलिमेंट है जिसमें आई और जे आपस में क्या बेटा बराबर है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल के शागिर्द, मतलब इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मानोगे तो इसके आधार ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल नीचे दिख रहा है। ऊपर वाले ट्रायंगल की क्या खूबसूरती है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ऐसे एलिमेंट आपको मिलेगा जहां पर आई का वैल्यू जे से क्या है छोटा है। सबको तुलना कर दो अगर इससे, तो आई का वैल्यू क्या नजर आ रहा है, जे से छोटा नजर आ रहा है। यहाँ देखो ना आप A24 में आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 4, क्या ये 2 4 से छोटा होता है कि नहीं होता है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में आप बोलोगे ऐसा एलिमेंट है जहां पर आई का वैल्यू जे से क्या है छोटा है, और नीचे वाले ट्रायंगल में ऐसा एलिमेंट है जहां पर आई का वैल्यू जे से बड़ा है। बस इसी के आधार पर अब आगे की कहानी चलेगी। तो एक बार नोटिस कर लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बेटा है, चलो एक बार फिर से बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो उतनी कलम। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में पोजीशन के आधार पर एलिमेंट के, अगर पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं बेटा, 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आई और जे आपस में बराबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट, देखो ना एक ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रायंगल ऊपर वाले पार्ट में आई का वैल्यू जैसे छोटा है और एक नीचे वाले ट्रायंगल में आई का वैल्यू जैसे बड़ा है। बस ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे। तो सर आपने ट्रायंगल वर्ड का यूज किया, क्या आप इसको बांटेंगे क्या आगे जाकर के, हाँ बिल्कुल। देखिए अब अगर मैं बात करना चाहूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए तो क्या हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो इधर कि स्क्वायर मैट्रिक्स पहले ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत ही काम का चीज़ है। हमारे पास बोर्ड छोटा है, हम लोग अभी घर पे पढ़ाते हैं, इसीलिए बोर्ड जैसा मिला उसी पढ़ाते हैं, कोचिंग हम लोग अभी जाते नहीं है। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं 2 जगह बांट दूंगा। कितने जगह बांट सकता हूँ बेटा मैं, 2 जगह। चलिए पहले तो लिख लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 चीज दिखा। कितना चीज दिखा बेटा, 2 चीज दिखा स्क्वायर मैट्रिक्स में, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले ट्रायंगल दिखा, या तो मुझे डायगोनल दिखा। तो मतलब ऊपर वाले हो या नीचे वाले हो, था तो ट्रायंगल और बीच में कौन था, डायगोनल। इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे, एक का नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक का नाम हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। आइए पहले इन दोनों का परिभाषा जान लेते हैं कि क्या होता है। चल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका परिभाषा दिया जा सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड टर्म, क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो आप बोलोगे ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा क्या बोलोगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने क्या देखा था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है जिसके ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। कितना ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के आधार पर ही यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स में नहीं खोज पाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये किसका पार्ट है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का पार्ट नहीं हो सकता है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स का पार्ट नहीं हो सकता है, ये किसका पार्ट हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो परिभाषा कैसे दोगे? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements है ना, in which all the elements of any one triangle either above side or below side, either above or below the principal diagonal are zeros। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। क्या परिभाषा बहुत ही आसान है, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्या बोला मैंने? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, मतलब जिसमें, ये तो परिभाषा हर बार से लिखते आ रहे हैं। इससे पहले मैं क्या लिखता था? ऐसा मैट्रिक्स, लेकिन चूंकि अब ये मैट्रिक्स का पार्ट नहीं, किसका पार्ट है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो बोलोगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। किस सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ? ऑफ एनी वन ट्रायंगल्स। ओ माय गुडनेस, स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने ट्रायंगल थे? 2 ट्रायंगल, या तो ऊपर वाले पार्ट में या तो नीचे वाले पार्ट में। अच्छा, अब समझा सर कि ऑफ एनी वन ट्रायंगल्स, मतलब जो 2 ट्रायंगल थे उनमें से किसी भी एक ट्रायंगल का सारा एलिमेंट्स, इसीलिए आगे लिख भी दिया है आइदर एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, आइदर एबव और बिलो दी प्रिंसिपल डायगोनल। या तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर उनमें से कोई भी एक पोर्शन 0 हो जाए, अड़कल है ना, उसी का नाम क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए एग्जांपल देखते हैं, 4 ऑर्डर का ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये A11, यहाँ A22, यहाँ A33, यहाँ A44। अब मैंने इसको लिख लिया। चलिए मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना चाहता हूँ, मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब इधर कुछ भी भर दो, मुझे इसे लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी एक ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर ये सारे 0 यहाँ भी होता तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि क्या इस किसी भी एक पार्ट का सारा एलिमेंट 0 बन रहा है क्या। हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में कितने ट्रायंगल होते हैं? 2 ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल? या तो ऊपर वाला ट्रायंगल या तो नीचे वाला ट्रायंगल। अगर उन दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल के सारा एलिमेंट 0 बनने को तैयार हो जाए तो भैया उसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम हो जाता है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता था? डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता है? देखिए जैसा कि नाम है इसका डायगोनल, मतलब एक प्रिंसिपल डायगोनल से रिलेटेड कोई परिभाषा दिया जा सकता है। तो क्या बोलोगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, अब ट्रायंगल की बात नहीं होगी, क्या बोलोगे बेटा? इन विच ऑल द एलिमेंट्स, इस अरे बात हट जाएगा, इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, अब यहाँ बोलोगे एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, लेकिन किसको छोड़कर? प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर के नहीं, आर जीरोज इजकल उसी को कहा जाता है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दो, जैसे कि 4 ऑर्डर का यहाँ जो एलिमेंट था, 4 ऑर्डर का मैं लिखना चाह रहा हूँ, A111, इसको 0, इसको 0, इसको 0 कर दो, इसको भी 0, यहाँ हो जाएगा A22, A0, 0, 0, A33, 0, 0, 0, 0, A44। मतलब मैंने यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दूं और बाद बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर 0 कर दूं, मतलब दोनों ट्रायंगल को मैंने 0 कर दिया एक साथ, तो इसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स नाम हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? DIAGL लिख दोगे आप डायगोनल, और यहाँ लिख लोगे A11, A22, A33, A44, जितना एलिमेंट है उसको यहाँ लिख लोगे, इसी का नाम हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है,
डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट्स हो और ऊपर नीचे सारे एलिमेंट्स कैसा हो? जीरो हो, मतलब जीरो बनने को तैयार हो जाए। नहीं तो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो लेकिन इसको छोड़कर प्रिंसिपल डायगोनल। सर आपने प्रिंसिपल डायगोनल के लिए कुछ बोला ही नहीं। अरे यहाँ कुछ भी हो, यहाँ जीरो भी चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, लेकिन कम से कम इसको और इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की अगर बात किया जाए तो ऊपर वाले और नीचे वाले सारे एलिमेंट तो कम से कम जीरो होना चाहिए। यहाँ क्या है नहीं है मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या बेटा? या तो ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों एक साथ जीरो होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था? कोई भी एक पार्ट जीरो हो उसका नाम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स में क्या बेटा कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स कितना होना चाहिए? जीरो 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 जीरो। इसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो ट्रायंगल होते हैं, जब उन दोनों ट्रायंगल में से किसी भी एक ट्रायंगल का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका नाम होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब दोनों ट्रायंगल एक साथ जीरो हो जाए तो उसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बात क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दो परिभाषा क्लियर करने के बाद हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो पार्ट होते हैं बेटा। कितने पार्ट? इसका भी दो पार्ट हो सकता है। कितना पार्ट बेटा? दो पार्ट। एक का नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक का नाम होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिख लीजिए, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल के भी बाद में दो पार्ट हो सकता है, एक का नाम है स्केलर और एक का नाम हो सकता है यूनिट। पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर गाइस? चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है? सर अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने दो ट्रायंगल दिखाया था। हाँ दिखाया था, तो इसका मतलब इसका परिभाषा उसी के टर्म में दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल। चलिए अभी हमारे पास जगह कम है, तब तक इसको हम हटा देते हैं और इसका डिस्कस ढंग से करते हैं। किसका? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। आइए सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिस्कशन ढंग से करते हैं बेटा। चलिए तो हेडिंग डालिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है इसको हमने बांट दिया दो पार्ट में बेटा। एक का नाम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पूरा नाम लिख लीजिए, अब जगह की कोई दिक्कत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक का नाम बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा आइए अपर और लोअर का डिस्कशन हम लोग करते हैं। अब अपर और लोअर का डिस्कशन करते हैं। हमने क्या देखा था बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में कि दो ट्रायंगल होता है। कितने ट्रायंगल होते हैं बेटा? दो, एक अपर पार्ट में एक लोअर पार्ट में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, जैसे मैं चार ऑर्डर का ले रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। चलिए तो मुझे तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग डिस्कस क्या करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो मुझे तो सिर्फ दो ट्रायंगल से, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्या है। प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दिया, अब मुझे कितना ट्रायंगल देखा? ऊपर के एक पार्ट और एक पार्ट नीचे के। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को बोलूँगा जिसके अपर में तो एलिमेंट हो या नहीं हो, लेकिन नीचे वाले सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लिखा था तो नीचे में जीरो है, लेकिन नाम इसका क्या है? अपर, क्योंकि अपर में एलिमेंट्स है। विच वन कीपिंग इट्स ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब जिसका सारा एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है, बाद बाकी नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो जीरो जीरो। और इसकी खूबसूरती बात क्या था? इसकी खूबसूरती बात क्या था बेटा कि सभी एलिमेंट्स का नाम क्या था? AI तो नाम था, लेकिन आई का वैल्यू क्या था? बोलो
जे से बड़ा था कि नहीं था, आई का वैल्यू जे से बड़ा। तो जब मैं अपर ट्रायंगुलर का परिभाषा लिखूंगा, डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, तो पहले तो भैया गरीब बच्चे के लिए लिख लेते हैं क्योंकि उसको कॉपी भरने में बहुत मजा आता है। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर का। चलो, अपर ट्रायंगुलर किसका पार्ट है बेटा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो आप बोलोगे ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलोगे बेटा? ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। इन विच ऑल द एलिमेंट्स, देखिए सारे एलिमेंट्स क्या सर इसकी बात कर रहे हो? नहीं, क्या इसकी बात कर रहे हो? नहीं तो फिर किसके सारे एलिमेंट्स? अरे भैया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगल की ना बात करेंगे, किसी एक ट्रायंगल का। तो आइए नीचे वाला ट्रायंगल का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। परिभाषा क्या बोलोगे? ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा मतलब ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन विच मतलब जिसमें ऑल द एलिमेंट्स बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल, बेलो मतलब नीचे वाले, प्रिंसिपल डायगोनल के बेलो मतलब नीचे में जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 0 0 0 0 0 0। नहीं तो परिभाषा क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के बेलो में जितना भी एलिमेंट्स है सभी कितना होना चाहिए? 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख लोगे क्या? चलो, यानी तो परिभाषा क्या बोलोगे? ये मान लो अगर ये आई जे है, ठीक है ना, इज कॉल्ड इस, ये देखो इसको क्या बोलते हैं? परिभाषा इसका क्या दोगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0, मतलब मैंने एलिमेंट्स को 0 कर दिया। लेकिन किस एलिमेंट्स को 0 कर दिया? क्या इसके वाले को? नहीं सर। क्या इसके वाले को? नहीं सर सिर्फ इसको मैंने 0 किया। अच्छा इसका क्या था सर? देखिए यहाँ तो कंडीशन लिखना पड़ेगा ना सर, वेयर आई का वैल्यू देखो ना, आई का वैल्यू देखो ना, जे से बड़ा है सर, तो लिख लो ना भैया आई का वैल्यू ग्रेटर देन जे। यानी कि वे सारे एलिमेंट्स जहां पर आई का वैल्यू जे से बड़ा हो जाए उस सभी एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। सर आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ इसका पोजीशन आई का जे से बड़ा है इसलिए इसको हटा करके यहाँ 0 डाल सकता हूँ क्या? डाल दो ना सर, मतलब इस पूरे एलिमेंट्स को हटा के मैं 0 डाल दो ऊपर के लिए, हटा दे। अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो गया। गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैट्रिक्स मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स किसके बराबर है? 0 0 0 0 के बराबर। इसीलिए इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखा जाए तो नीचे में 0 0 है लेकिन नाम क्या है? अपर। उसी प्रकार से अगर लोअर का एग्जांपल दोगे तो लोअर में होना चाहिए क्या? एलिमेंट्स। तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0 0 0 होना चाहिए। चलिए आप तो खुद लिख लोगे A11 A12 A13, यहाँ पर A14, इसका नाम A21 A22 A23 A24, इसका नाम A31 A32 A33, इसका नाम A34, इसका नाम A41 A42 A43 A44। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लोअर ट्रायंगुलर का। नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगल की बात करेंगे। पहले मूर्ख बच्चे के लिए मतलब गरीब बच्चे के लिए लिख लेते हैं ट्रायंगल। देखो बेटा, गरीब बच्चे कहने का मतलब ये है जिसको ढड्ढर बनने का बड़ा शौक रहता है। चलिए पहले ढड्ढर बन लेते हैं। नाम क्या बेटा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखा जाए तो इसका नाम है लोअर, इसका मतलब लोअर में एलिमेंट होना चाहिए, अपर का सारा एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे नहीं? चलिए तो कहने का मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, परिभाषा देखो स्टार्ट करो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है सर, ऐसा है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, सर जिसमें क्या होता है? इन विच मतलब जिसमें ऑल द एलिमेंट्स, मतलब मैं सारे एलिमेंट्स की बात करता हूँ। लेकिन सर किस ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं? अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव मतलब ऊपर, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। एक बार फिर से सुन के लिख लो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव वाले सारे एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं
कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे मतलब एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ए आई जे क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोड। इसका मतलब सर ये सारा एलिमेंट 0 हो गया, तो नहीं तो कंडीशन लगा देना बेटा, वेयर आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे छोटा। अब बताओ आई का वैल्यू जैसे छोटा किधर है, क्या इसके इसमें देखो ऊपर वाले टेबल में, क्या आई का वैल्यू जैसे छोटा है कि नहीं है, क्या इसमें नहीं, यहाँ तो बराबर है, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिंसिपल डायग्राम के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो परिभाषा बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0 वेयर आई इज लेस देन जे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है ना। मैथमेटिकल लैंग्वेज के आधार पर ये डेफिनेशन दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको अपर ट्रायंगुलर में या लोअर ट्रायंगुलर में कोई भी कंसेप्ट अधूरा रह गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था बेटा, सर स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ट्रायंगल बनाता है। अच्छा कौन कौन सा बनाता, तो एक प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में और एक प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में, ठीक है भैया। तो अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, सर अपर में एलिमेंट हो, नीचे वाले ट्रायंगल में क्या हो, 0 0। अच्छा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलिमेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन कब, जब आई का वैल्यू जैसे बड़ा हो। क्या यहाँ आई का वैल्यू जैसे बड़ा है, क्या नहीं, आई का वैल्यू 1 जी का वैल्यू तो मतलब मैं इस एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या इसके लिए बात कर रहा हूँ, क्या नहीं, यहाँ भी आई का वैल्यू जैसे बड़ा नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ इसका क्वेश्चन क्या था, 8 to 1 मतलब आई का वैल्यू 2 जे का वैल्यू 1, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए सारे एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा, किसके लिए, अपर ट्रायंगुलर के लिए। तो अपर ट्रायंगुलर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जितना भी एलिमेंट्स है वे सारे के सारे 0 होना चाहिए, और लोअर का क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी का वैल्यू 0 होना चाहिए। इन दो ये सब क्या होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अपर के लिए सिर्फ मुझे इतना देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जितना एलिमेंट्स है वो सभी 0 होना चाहिए। लोअर के लिए क्या देखना है मेरे को, सिर्फ कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जितना एलिमेंट्स है वो सभी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। चलिए ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का तो हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स। यार बहुत गर्मी है चलो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का परिभाषा तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब इस डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम 2 पार्ट में बांटे थे। कितने पार्ट में बांटे थे बेटा, 2 पार्ट में। एक का नाम था यूनिट मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए, और एक का नाम था स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, यानी कि यूनिट होने के लिए या स्केलर होने के लिए पहले मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल। अब इसमें एक नया कंडीशन और लग जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, ध्यान से इधर देखिए। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, इकाई। चलिए सबसे पहली बात, फिर से मैं 4 ऑर्डर का ले रहा हूँ। कितने ऑर्डर का ले रहा हूँ बेटा, 4। तो डायगोनल पहले बनाओ, A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A। अब देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ लो। अब जो भी बातें होगी प्रिंसिपल डायगोनल की देखिए होगी, क्योंकि इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए इसका जो भी डेफिनेशन होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए ही होगा। चलिए यहाँ भी पढ़ लेते बेटा 4 ऑर्डर का, A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A 0 0 0 0 A। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, चूंकि एक इसका पार्ट है डायगोनल का पार्ट है, इसका मतलब जो भी डेफिनेशन हम लोग देंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए ही देंगे। अब देखो गौर से बेटा, पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बेटा, 0 0 है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बेटा, 0 0 0 0 है। चल इसका नाम यूनिट मैट्रिक्स होगा इफ A बराबर 1। और ये कौन है बेटा, देखो ना ए मतलब A 1 1 A। चलो नाम लिख ही देता हूँ यार, पहले इतना लिखो
और यहाँ बोल देना अगर ये का वैल्यू 1 नहीं है तो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो पहले वर्ड में डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे बच्चों को समझाएंगे संकेत के माध्यम से। चलिए परिभाषा लिखिए पहले यूनिट मैट्रिक्स का, हेडिंग डाल दीजिए यूनिट मैट्रिक्स, बगल में कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो गया, चलिए लिखिए। स्टार्ट कहाँ से करें, ये किसका पार्ट है सर, डायगोनल का। तो लिखो बेटा, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, अच्छा प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है सर। प्रिंसिपल डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है और इक्वल टू 1, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारा एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो क्या बोलोगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, देखो, इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर गाइस, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारा एलिमेंट किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। चलो अब मैं परिभाषा आपसे फिर से एक बार देना चाहता हूँ तेज बच्चे के लिए कि एलिमेंट का वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर, मतलब एलिमेंट बोले तो ए आई जे का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर। इफ क्या, किसके लिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल में कहानी क्या था कि आई का वैल्यू किसके बराबर था, जे के बराबर। जहाँ जहाँ भी एलिमेंट में आई का वैल्यू जे के बराबर होगा उस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 1। जैसे यहाँ इसका पोजीशन बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी कि आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, इसको भी 1 होना पड़ेगा। इसका पोजीशन बोलो बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कलम, मतलब 2, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, इसीलिए इसका भी वैल्यू 1 होना पड़ेगा। चलो इसका पोजीशन बोलो, थर्ड रो थर्ड कलम, मतलब आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 3, इसीलिए इसको भी कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। चलो इसका पोजीशन बोलो, फोर्थ रो फोर्थ कलम, इसीलिए इसको भी कितना होना पड़ेगा, 1। क्यों, क्योंकि आई किसके बराबर है, जे के बराबर। तो प्रिंसिपल डायगोनल की कहानी की खूबसूरती क्या थी कि उसमें पोजीशन के आधार पर देखा जाए तो आई किसके बराबर है, जे के बराबर है। तो मैंने क्या बोला, यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, या ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर एग्जांपल दो एक ऑर्डर का, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अगर मैं एक ऑर्डर का लेना चाहता हूँ तो I1, इसको ध्यान से पढ़ो, ये सबका माँ बाप है। यहाँ से अब ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगी, अब जो भी बातें होगी यूनिट मैट्रिक्स के लिए होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। एक ऑर्डर का है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट। अगर मैं I2 लिखना चाहूँगा तो भैया 1 0 0 1, क्योंकि मुझे क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को तो 1 1 बनाना है। अगर मैं I3 लिखना चाहता हूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर से देखो बेटा कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर है, 1 1 1 के बराबर है। क्या अब I4 नहीं लिख लोगे क्या, बिल्कुल लिख लोगे। तो यूनिट मैट्रिक्स की परिभाषा समझ में आ गया, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके, नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स का गलत होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई के द्वारा, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट सेम हो तो लेकिन वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर। अच्छा अब प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट्स अगर आपस में इक्वल हो जाए और वो 1 के बराबर नहीं हो तो उसी मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कल को अगर मैं यहाँ 1 की जगह 2 कर दूँ तो इस सभी को कितना होना पड़ेगा, 2, यहाँ भी कितना होना पड़ेगा, 2, यहाँ भी कितना होना पड़ेगा, 2, ठीक है। चलो स्केलर मैट्रिक्स का पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लिख लो पहले, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, इतना तो लिखना है बेटा, आप तो आदत डालो, तेज में सीखने की आदत डालो, ठीक है। चलो ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, आर इक्वल, then the matrix is called a scalar matrix, then the matrix is called scalar matrix। आने वाले वक्त में आप पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेटा, जिसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालोगे ना तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो एक प्रकार से देखा जाए तो स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लिकेशन है, यूनिट मैट्रिक्स का ही मल्टीप्लाई है ये।
टू टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। अगर यहाँ 3 होता तो 3 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। अगर यहाँ 8 होता तो इसको कितना होना पड़ता 8, इसको भी कितना होना पड़ता 8, इसको भी कितना होना पड़ता 8। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहानी है कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तो इक्वल हो, लेकिन वो 1 के बराबर नहीं हो, क्योंकि 1 होने पर उसका नाम यूनिट मैट्रिक्स, और 1 के अलावा यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन सभी सेम हो तो इसी का नाम क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स नाम होता है। तो फ्रेंड्स, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया है। अब इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोग कल क्वेश्चन बनाएंगे। केसी सेना का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक हो सकता था थ्योरी में वो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तब तक आप लोग ट्राई करेंगे घर पर बैठकर, और जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में ज़रूर मुझे क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा ताकि मैं उसका डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूंगा। चलिए, टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।